एक अजीब और एलियन प्लैनेट पर सभी सुपर हीरोज और सुपर विलेन को एक अननोन फोर्स ने लाकर छोड़ दिया है, जहां उन्हें अल्टीमेट बैटल लड़नी है। पहली लड़ाई हो चुकी है, कुछ लोग घायल हैं और कुछ कैद हो गए हैं। अब सब अपने अलग अलग बेस में जाकर आगे की तैयारी कर रहे हैं। सीन शुरू होता है एक ह्यूज फोर्ट्रेस के साथ, जो अर्थ के किसी भी बिल्डिंग से बहुत ही ज्यादा बड़ा है। लेकिन एक पावरफुल तूफान आता है जो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो किसी भी इंसान को पल भर में चीर सकता है। ये फोर्ट्रेस भी उस तूफान के सामने कांप रहा है, लेकिन ये असली खतरा नहीं है, बल्कि इस तूफान से भी बड़ा खतरा ये है जो इस फोर्ट्रेस के अंदर छिपा है, जिसके अंदर का गुस्सा और सोच उस तूफान से भी ज्यादा डेंजरस है। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट मैग्नेटो। आप देख रहे हैं पॉप कल्चर कीड़ा और ये है मार्वल सीक्रेट्स वॉर 1984 कॉमिक्स का इशू नंबर 3। बाहर तूफान अपना रेज दिखा रहा है, लेकिन फोर्ट्रेस के अंदर एक और लेवल का काम और पावर का कॉम्बिनेशन नजर आता है, वो है मैग्नेटो का। वो एक ऐसे प्लैनेट पर है जहाँ सब कुछ मैग्नेटिक है, जो उन सबको कंट्रोल कर सकता था। वो अकेले खड़ा है अपनी मैग्नेटिक एनर्जी के साथ। वो न सिर्फ तूफान का वेलकम कर रहा है, बल्कि एक मेहमान का भी इंतजार कर रहा था। एक मेहमान जो उसके मिशन के लिए बहुत ही क्रूशियल था। फोर्ट्रेस के नीचे एक जायंट मेटालिक प्रिजन हवा में तैर रहा है, जिसे मैग्नेटो ने किसी डेंजरस सीक्रेट से लॉक कर दिया है। वेल, हमें तो ये पता है इसके अंदर कौन है। वी आर टॉकिंग अबाउट वास्प। जब मैग्नेटो का फोर्स बोल्ट मेटालिक प्रिजन को तोड़ता है, तो छोटी सी कैप्टिव वास्प बाहर निकलती है। हालत इतनी बुरी थी कि वो गिरते ही थककर जमीन पर लेट जाती है, सांस फूली हुई, कंफ्यूज्ड और कमजोर। जैसे जैसे वो रिकवर करती है, उसे समझ में आता है कि वो उसका एवेंजर्स का बेस नहीं है। वास्प नॉर्मल साइज में आकर उस जगह को समझने की कोशिश करती है और सोचती है कि मैग्नेटो ने उसे सफोकेट होने से पहले क्यों छोड़ा। वो चाहता था उसे पहले ही मार सकता था, लेकिन अभी के लिए उसका फोकस एक ही चीज पर है, मैग्नेटो को ढूंढना और उससे अपना जवाब लेना। तभी सीन शिफ्ट होता है, जहां हम देखते हैं मैग्नेटो चिल कर रहा है एक वाइन ग्लास के साथ और पोलाइटली वास्प को एड्रेस करता है, लेकिन साथ में उसे वार्निंग भी देता है कि उस पर अटैक न करे, क्योंकि वो मैग्नेटिकली शील्डेड है। पर वास्प को उसके शील्ड से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो मैग्नेटो पर अपना वास्प स्ट्रिंग चलाकर ये दिखा देती है कि अगर वो चाहे तो वो उस पर पूरा रूम गिरा सकती है। मैग्नेटो बोलता है कि अगर उसने ऐसा किया तो वो दोनों मारे जाएंगे। ऊपर से बाहर का माहौल भी बहुत तूफानी है, सो बचने का कोई रास्ता नहीं है। मैग्नेटो और वास्प एक साथ बात कर रहे हैं और मैग्नेटो अपने चिपनी चुपड़ी बातों में वास्प को बाटली में उतारने का ट्राई कर रहा है। अब देखो, नॉर्मली हम जब किसी लड़की की झूठी तारीफ करते हैं तो वो मोस्ट प्रोबेबली पकड़ ही लेती है। सो वास्प ने भी उसे पकड़ लिया, जिससे मैग्नेटो का मुंह देखने लायक था। बहरहाल मैग्नेटो और वास्प के बेस से 100 किलोमीटर दूर जहां एवेंजर्स का बेस था, वहां पर भी तूफान आ गया था, जिसे देखकर सारे सुपर हीरोज डरे हुए थे और बेन ग्रिम, जो फिलहाल ह्यूमंस फॉर्म में है, वो तो और भी डर गया था। अचानक उन्हें बेस के खिड़कियों से बाहर एक जायंट एस्टेरॉयड दिखाई देता है, जो सीधा उनके बेस की तरफ बढ़ रहा था और उन्हें लग रहा था कि वो पूरा बेस को डिस्ट्रॉय कर देगा। उनकी जान खतरे में होती है, लेकिन उस मोमेंट एक जायंट एस्टेरॉयड और एवेंजर्स के शिप के बीच थॉर ओडिनसन आ जाता है और वो अपने मेन्यूर से उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है। ये मोमेंट थॉर के प्रोटेक्टर ऑफ रियल्म्स होने का परफेक्ट एग्जांपल है। जब सब कुछ खत्म होने वाला होता है, तभी वो अपनी गॉडली स्ट्रेंथ के साथ सिचुएशन को संभालता है। थॉर एस्टेरॉयड के तूफान के बीच अपना हैमर के साथ एक मैसिव अटैक करता है और वो अपने पावर का पूरा यूज करता है, और जब उसका हैमर वापस उसके हाथ में आता है, उसके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट मुस्कान होती है। ये मोमेंट दिखाता है कि थॉर सिर्फ एक वॉरियर नहीं, बल्कि एक डिवाइन फोर्स है जो हर सिचुएशन में कंट्रोल बना के रखता है। दूसरी तरफ स्पेसशिप के अंदर शी हल्क और हॉकाई तूफान की वजह से हुई बर्बादी से निपट रहे हैं। दोनों अपने पावर लेवल के हिसाब से अपना अपना काम कर रहे हैं। तूफान के बीच आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका डैमेज चेक कर रहे होते हैं, जहां बारिश की बूंदें गोलियों की तरह उन पे लग रही होती है, लेकिन थॉर उस तूफान के बीच खड़ा होके उसे एंजॉय कर रहा होता है। आयरन मैन हैरान है कि गॉड ऑफ थंडर होने के बाद भी थॉर उसे रोक क्यों नहीं रहा। शायद वो उस तूफान को और भड़कने में मजा ले रहा है। दूसरी तरफ हल्क, कैप्टन अमेरिका और रीड रिचर्ड्स फोर्ट्रेस के कंट्रोल रूम से गैलेक्टस और विलन के हेडक्वार्टर पे नजर रख रहे हैं। गैलेक्टस अपने टावर पर खड़ा है, वो तूफान उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती, जबकि विलन्स के आसपास एक एनर्जी ऑरा दिख रहा है जो शायद तूफान के पावर को एब्जॉर्ब कर रही है। शी हल्क डैमेज रिपेयर में लगी है
और कैप रीड से पूछता है कि क्या वो अपने काम में प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन रीड का मन कहीं और है। उसका दिल अपने बेटे और प्रेग्नेंट वाइफ के पास है, जिसे याद करके वो इमोशनल भी हो जाता है और कैप उसे तसल्ली देता है कि वो उनके बिना मुश्किल में पड़ जाएगा, सो उसे अपने फीलिंग्स को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। हल्क, कैप और रीड रिचर्ड्स इमोशनल मोमेंट से गुजर रहे होते हैं, जहां रीड अपनी परिवार की यादों में उलझा हुआ होता है, वही दूसरी तरफ हल्क अपनी लव लाइफ को मिस कर रहा है और उस गुस्से को दुश्मनों पर निकालने के लिए वो तैयार होता है। कैप उन्हें मोटिवेट करता है कि अभी उनके पास एडवांटेज है, 5 विलेंस ऑलरेडी पकड़े जा चुके हैं, बस अब सबको अपना रोल निभाना होगा। रीड थोड़ा इमोशनली ड्रेन फील कर रहा है और कैप उसे रेस्ट करने के लिए कहता है। वॉच ड्यूटी हल्क और कैप्टन अमेरिका खुद ले लेते हैं। इस टेंशन भरे एटमॉस्फेयर के बीच स्पाइडरमैन की एंट्री होती है, जो थोड़ा कैजुअल और लाइट हार्टेड मूड में फोर्ट्रेस के अंदर एक्सप्लोर कर रहा है। वो सोचता है कि ये जगह जैसे स्पेसिफिकली उसी के लिए बनाई गई है, जहां बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर परफेक्ट हैं उसे अपने वेब स्विंग का यूज करने के लिए। और तभी वो किसी मिस्टीरियस जगह पर पहुंचता है, जहां उसे चीजें कुछ अजीब दिखाई देती है। अब क्या अजीब है वो हमें अगले पेज में पता चलेगा। तो वो अजीब चीज ये थी कि स्पाइडरमैन चुपके से एक्स-मैन के प्राइवेट मीटिंग एरिया में पहुंच जाता है, जहां वो देख रहा है कि प्रोफेसर एक्स, वुल्वरीन, स्ट्रोम और बाकी म्यूटेंट डिस्कस कर रहे हैं कि एवेंजर्स और दूसरे हीरोज उन पे भरोसा नहीं करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो म्यूटेंट्स हैं। वुल्वरीन गुस्से में कहता है कि अगर किसी ने रफ को कुछ बोला तो वो उसे वहीं काट डालेगा, जबकि प्रोफेसर एक्स उसे शांत रहने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो किसी भी तरह का मार कुटाई नहीं चाहते। नाइट क्रॉलर दर्द भरी आवाज में बोलता है कि क्या हमेशा म्यूटेंट को लोग डर और नफरत से देखेंगे। स्पाइडरमैन ये सब बातें सुन रहा होता है और किसी वजह से उनकी मीटिंग के बीच वहीं पे क्रैश कर जाता है। पकड़े जाने के बाद वो सीधा सीधा बोल देता है कि उसने सब कुछ सुन लिया है और अब वो जाके बताएगा। ये साला पक्का फूट डलवा देगा एवेंजर्स और एक्समैन के बीच। फिलहाल स्पाइडरमैन एकदम चालू मोड में है। वुल्वरीन, कोलोसल, रफ, नाइट क्रॉलर सब एक्समैन उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्पाइडी की एजिलिटी और स्मार्टनेस के सामने कोई कुछ नहीं है। कोलोसल स्पाइडरमैन को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन स्पाइडरमैन अपनी वेबिंग से उसको बांध देता है। रफ स्पाइडरमैन के वेब को छूटने की कोशिश कर रही है, लेकिन स्पाइडरमैन का वेब स्टील केबल से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वुल्वरीन गुस्से में स्पाइडरमैन पे जंप करता है, पर स्पाइडी उसे इजीली डॉज करता है और बोलता है कि वुल्वरीन जैसे बार फाइटर से वो बिल्कुल नहीं डरता। नाइट क्रॉलर भी ट्राई करता है स्नीक अटैक करने का, पर स्पाइडी सेंस के चलते स्पाइडरमैन को पता चल जाता है। कोलोसल जब स्पाइडरमैन की स्ट्रेंथ और स्पीड को देखता है तो वो खुद हैरान हो जाता है और सोचता है कि ये बंदा तो बहुत अमेजिंग है। ऑफ कोर्स ब्रो, ही इज अमेजिंग स्पाइडरमैन। बहरहाल स्पाइडरमैन एक्समैन से बच के भाग रहा है, लेकिन एक्समैन की पूरी टीम उसके स्किल से हिल गई है। कोलोसल स्पाइडरमैन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन स्पाइडी बोलता है मैं तुम्हारे लेजर बीन का टारगेट नहीं बनना चाहता, इसीलिए मैं तुम्हारे नजरों से दूर चला जाऊंगा, और एक जबरदस्त स्टंट के साथ वहां से निकल लेता है। फिर स्पाइडरमैन मिस्टर फैंटास्टिक यानी रीड रिचर्ड्स के पास पहुंचता है, काफी टेंशन में कुछ इंपॉर्टेंट बताने के लिए। पर जैसे ही रीड उससे पूछता है कि क्या हुआ, स्पाइडरमैन का दिमाग सडनली ब्लैंक हो जाता है, जैसे वो कुछ भूल गया हो। अपने आप से कंफ्यूज होकर स्पाइडरमैन बोलता है मैं क्या बोलने वाला था, क्या था वो, रहने दो, शायद उतना इम्पोर्टेंट नहीं था। तभी पैरेलल में हमें दिखता है कि प्रोफेसर एक्स अपने मेंटल कंट्रोल पावर का यूज करके स्पाइडरमैन का माइंड मैनिपुलेट कर चुके हैं। जेवियर सोचता है कि मुझे स्पाइडरमैन को सीरियसली हर्ट नहीं करना था, इसीलिए मैंने सिर्फ उसकी मेमोरी को थोड़ा ही इरेज किया। इस मिशन में हम किसी भी तरह का रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकते। मिस्टर फैंटास्टिक और कोलोसल बात कर रहे हैं स्पाइडरमैन के बिहेवियर के बारे में। रीड सोचता है कि स्पाइडरमैन पहली बार इस तरह के प्लेनेट पे आया है, वरना नॉर्मली वो तो शहर के छोटे मोटे क्राइम से लड़ता है, इसलिए शायद वो ज्यादा डर गया है। जबकि कोलोसल अपनी वाइफ जीन ग्रे के बारे में चिंता कर रहा है। तभी प्रोफेसर एक्स अपने टेलीपैथी के पावर से साइक्लोप्स को अपने पास बुलाते हैं। साइक्लोप्स तुरंत रीड से माफी मांगता है और प्रोफेसर एक्स के पास जाने के लिए निकल पड़ता है। कहानी के आगे वाले सीन में हम देखते हैं कि प्रोफेसर एक्स अपने प्योर एक्समैन की टीम के साथ एक स्पेसशिप के सामने खड़ा है और बोल रहा है कि मैंने अपनी पावर से इस स्पेसशिप को चलाना सीख लिया है। अब हम लोग चलते हैं उस चूतिया आदमी को धूल चटाने। चूतिया से उसका मतलब है मैग्नीटो। उधर मैग्नीटो अपने ठिकाने में डॉक्टर डूम से वीडियो कॉलिंग के थ्रू बात कर रहा होता है, जहां डॉक्टर डूम उसे अपने अलायंस में आने के लिए अप्रोच करता है, लेकिन मैग्नीटो तुरंत मना कर देता है और कहता है कि वो किसी के अंडर में काम नहीं करेगा।
डूम इसे अपना अपमान समझता है और उसे वार्न करता है कि अगर तुम मेरी मदद नहीं करते हो तो तुम भी मेरे दुश्मन हो जाओगे। मैग्नीटो इस धमकी से घबराता नहीं और डूम का ट्रांसमिशन कट कर देता है। उसके तुरंत बाद मैग्नीटो एक फ्यूचरिस्टिक कॉरिडोर से गुजरता है और वॉस्प के पास वापस आ जाता है। वॉस्प डरी हुई है पर फिर भी इस अनजान प्लैनेट में मैग्नीटो जैसा थोड़ा बहुत ही सही बट एक वेल नोन पर्सन उसके पास है। उनके बीच थोड़ा नजदीकियां बढ़ती है। उनके बीच एक लाइट केमिस्ट्री डेवलप होती है जो दिखाता है कि शायद ये बिगनिंग हो सकती है किसी अनएक्सपेक्टेड रिलेशनशिप की। फाइनली मैग्नीटो अपने इमोशन के नदी में बहकर जेनेट AKA वॉस्प को किस कर देता है। वॉस्प से भी अपनी जवानी का जोश कंट्रोल नहीं होता और वो भी उसे किस कर देती है। लेकिन सीन सडनली शिफ्ट होता है डॉक्टर डूम के डार्क और मिस्टीरियस फोर्ट्रेस के तरफ, जिसका नाम है डूम बेस, जहां डूम अपने लैब के अंदर कॉन्फिडेंटली चल रहा है। उसके लैब में हम देखते हैं 2 कैप्टिकल महिलाओं को जो कि मोस्ट लाइकली हीरोज हैं। डॉक्टर डूम उनको पावरफुल ट्यूब में बंद करके रखा होता है। अच्छा, मैग्नीटो ने डॉक्टर डूम के साथ काम करने से मना कर दिया था, जिसके लिए डूम बहुत गुस्से में है, लेकिन वो इजीली गिव अप नहीं करता। डूम का प्लान ये है कि अभी वो अपनी आर्मी और पावर्स को और भी स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है ताकि वो अपने एनिमीज को क्रश कर सके, और इस बार उसका अप्रोच और भी ज्यादा डेंजरस लगता है। अगले ही पेज में हमें 2 वुमेन्स के बारे में पता चलता है जिस पर डॉक्टर डूम एनर्जी बीम ट्रांसमिट कराकर उन्हें पावरफुल बनाना चाहता है, जैसे कैप्टन अमेरिका को बनाया गया था ना, ठीक उसी तरह से। उनमें से एक लेडी को फायर का पावर मिलता है और एक लेडी को पावरफुल फिजिकल स्ट्रेंथ मिलती है। डॉक्टर डूम के हाथों में हम एक तरह के पट्टे को देख सकते हैं, इम्प्लाइज दैट कि वो वुमेन्स भी डूम के अंदर काम करेंगी। सो बेसिकली डॉक्टर डूम यहाँ पे अपनी सीक्रेट्स आर्मी धीरे धीरे बिल्ड कर रहा है। डॉक्टर डूम जो कि खुद बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो अल्ट्रॉन को भी ठीक कर चुका है, ऊपर से वो सारे पावरफुल और डेडली सुपर विलेंस के टीम को भी अपने अंडर में ऐड कर चुका है, और उसके बाद ये 2 महिलाएं। तो इस तरह से वो अपनी टीम को और भी ज्यादा एक्सपेंड कर रहा है। ऊपर से वो तो मैग्नीटो के पास भी गया था, अगर वो भी ऐड हो जाता तो ये और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता। कहानी इंटरेस्टिंग होती जा रही है, आगे देखते हैं क्या होता है। इस पेज में हम डूम के 2 अनमोल रत्न को देखते हैं, जिनमें से एक का नाम है टिटानिया और दूसरे का नाम वोल्केना। दोनों महिलाएं अपने नए पावर्स का पहला टेस्ट पास कर लेती हैं। वोल्केना एक वॉक-इन इन्फर्नो बन चुकी है। उसका पूरा बॉडी अब प्लाज्मा से भरा हुआ है, एक चलती फिरती सोलर कोर के जैसे। ऐसा लग रहा है जैसे वोल्केनो के अंदर लावा उबल रहा हो। वही दूसरी तरफ टिटानिया टॉलर, स्ट्रॉन्गर और फियरलेस। वो एक स्लैब को उखाड़कर टॉस करती है जैसे वो कुछ भी नहीं है उसके लिए। उसका कॉन्फिडेंट स्काई हाई है। मतलब डॉक्टर डूम का एक्सपेरिमेंट एकदम सफल रहा और उसे मिला है और 2 स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर विलेंस। डॉक्टर डूम अपने नए रिक्रूट्स टिटानिया और वोल्केनो को सबके सामने इंट्रोड्यूस कराता है, जिसके साथ अब उसका पावरफुल रोबोट बॉडीगार्ड अल्ट्रॉन भी है। टिटानिया अपनी नई ताकत से इतनी कॉन्फिडेंट है कि वो सीधा एब्जॉर्बिंग मैन को चुनौती देती है। उसके लिए ये सिर्फ पावर का प्रदर्शन नहीं बल्कि पुरानी कमजोरी से बदला लेने का मौका है। पर एब्जॉर्बिंग मैन जो कि रिलैक्स मूड में दिख रहा है, टिटानिया के दिए गए चैलेंज पर रिप्लाई करता है कि उसे अपनी पावर्स को प्रूव करने के लिए किसी लड़की से फाइट नहीं करनी। टिटानिया अपना गुस्सा दिखाकर चली जाती है, जबकि मॉलिक्यूलर मैन और वोल्केनो के बीच एक अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन बनता है। दोनों एक दूसरे के सॉफ्टनेस और थेरेपी जर्नी से जुड़ते हैं और अपने प्यार को और भी ज्यादा एक्सपीरियंस करने के लिए वोल्केनो अपनी ह्यूमंस फॉर्म में आ जाती है। उसे देखने के बाद मॉलिक्यूलर मैन कन्फेस करता है कि वो डूम पर पूरी तरह से विश्वास करता है, चाहे उसके थेरेपिस्ट को ये पसंद आए या न आए। डूम के लिए वो पूरे प्लैनेट को भी चीर कर रख सकता है। चलो, डूम जब इतना ज्यादा खातिरदारी मॉलिक्यूलर मैन का कर रहा था तो उसका फायदा तो उसे मिलना ही चाहिए। मीनवाइल हीरोज के खेमे में थॉर को दिखाया जाता है। वो एक ऐसे लैब से गुजरता है जहां बहुत सारे सुपर विलेंस के सूट दिखते हैं। थॉर इंचांट्रेस के चैम्बर में आता है जहां वो हीलिंग कैप्सूल में सो रही होती है। जैसे ही वो जगती है वो अपने कमजोर होने पर गुस्सा दिखाती है, लेकिन थॉर उसे समझाता है कि वो बस उससे बात करने आया है, क्योंकि इस एलियन दुनिया में सिर्फ वो दोनों ही एसगार्ड के इमोर्टल्स हैं और उन्हें कुछ डिवाइन बातें करनी है जो सिर्फ रियल गॉड्स ही समझ सकते हैं। इंचांट्रेस मान जाती है और वो कहती है कि वो और इस लैब में नहीं रुकेगी। थॉर उसे बाहर ले जाने के लिए एक प्रिजन की तरह ट्रीट करता है। कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है और हम इस पेज में देखते हैं कि हल्क अपने दिमाग पर जोर दे रहा है पर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वो कंफ्यूज्ड है और कहता है कि पहले आइडियाज आसानी से आ जाते थे,
कैप्टन अमेरिका जाग जाता है। जैसे ही सुबह होती है वो भयंकर तूफान खत्म हो जाता है। कैप्टन अमेरिका गुस्से में हल्क से पूछता है कि उसने उसे जगाया क्यों नहीं। जब दुश्मन लोग अटैक कर देते तब वो उसे जगाता। हल्क इस पे गुस्सा हो जाता है और वो उल्टा कैप को ही धमकाने लगता है। इसके बाद हमें बाहर डूम का एक बहुत ही बड़ा बैटलशिप दिखाई देता है और वो तैयार हो रहा है हीरोज के बेस पर अटैक करने के लिए। ये अटैक एक तरह का डायरेक्ट और अनप्लान्ड अटैक है, ये समझते हुए कि शायद उसने सुपर हीरो को सरप्राइज कर दिया है। अभी सुबह सुबह का टाइम है और हीरोज इस टाइम पर लड़ाई के लिए रेडी नहीं होंगे। लड़ाई की शुरुआत एक बहुत ही बड़ी एक्शन धमाका के साथ होती है। विलेंस के गैंग एंट्री लेते हैं और डूम सबको अपना अपना मिशन असाइन कर देता है। किसे क्या करना है सबको पता है। डॉक्टर डूम मॉलिक्यूलर मैन को बोलता है कि तुम सबसे इम्पोर्टेंट हो, जिस पर वो फुल स्माइल करते हुए बोलता है गॉट इट। दूसरी तरफ हीरोज के क्वार्टर में सडनली अलार्म बजता है। ह्यूमन टॉर्च एक सेकंड में फायर मोड में चला जाता है, पर बिन ग्रैम अभी भी ह्यूमंस के फॉर्म में है। बाकी सारे सुपर हीरोज पर विलेंस अटैक कर चुके हैं और वॉर तो शुरू हो चुका है। जैसे ही विलेंस हीरोज के फोर्ट्रेस को छत कर काट कर अंदर एंट्री लेते हैं, चारों तरफ केओस मच जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहां एक दूसरी जगह पर सी हल्क किसी अजीब सी आवाज के सोर्स ढूंढ रही है। तभी अचानक से एक जबरदस्त एनर्जी ब्लास्ट उसे हवा में उछाल देता है। वो संभलने की कोशिश करती है लेकिन दूसरा अटैक और भी ज्यादा पावरफुल होता है, जिससे वो सीधा ग्राउंड पर गिर जाती है। आखिरी वार एक बहुत ही बड़ी एक्सप्लोजन के साथ होता है। पूरा सीन लावा और आग में ढल जाता है और सी हल्क की बॉडी जली हुई नजर आती है। सी हल्क यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से जल गई है। इस पर अटैकर ठंडे आवाज में कहते हैं चलो कम से कम सी हल्क का काम तो हो ही गया। इन सब केओस के बीच स्टॉर्म अभी तक सी हल्क के चिल्लाने की आवाज से परेशान थी और सोच रही थी कि ये शायद कोई मजाक है, क्योंकि सी हल्क जितनी पावरफुल है उसे तो कोई टच भी नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही वो नहाकर कपड़े पहनती है उस पर अचानक से डॉक्टर ऑक्टोपस अटैक कर देता है, जो अपने मैकेनिकल टेंटिकल से उस पर जोरदार अटैक करता है। स्टॉर्म बहुत मुश्किल से अपने आप को बचा पाती है, लेकिन ऑक्टोपस एक और वॉर के लिए तैयार हो जाता है, जिस पर हॉकआई आकर उसे रोक देता है। तभी स्पाइडरमैन आयरन मैन को वार्न करता है कि उसके ऊपर मुसीबत आ रही है और जैसे ही आयरन मैन अपना सूट पहनने जा रहा होता है, एक जबरदस्त एक्सप्लोजन उन दोनों को हवा में उछाल देता है। आई थिंक वी आर इन एंड गेम नाउ। दोनों पर अटैक करने वाला अल्ट्रॉन था, जो लिटरली बहुत ही ज्यादा पावरफुल दिख रहा है। दूसरी तरफ हल्क गिल्ट से भरा हुआ था और कह रहा था कि इस सब के लिए वो खुद जिम्मेदार है, इसीलिए सब कुछ ठीक करने का जिम्मेदारी लेता है। जैसे ही हल्क अटैक करता है, विलेन उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन हल्क के ब्रूट स्ट्रेंथ के सामने वो लोग कुछ नहीं है। कैप्टन अमेरिका उसे रिट्रीट करने के लिए कहता है और वो उसका कहना मान लेता है। कुछ ही देर बाद विलेंस का ग्रुप वापस इकट्ठा होते हैं, जहां रैकर प्राउडली बताता है कि उसने हल्क को भगा दिया है। डॉक्टर डूम का कैंप एकदम खुश था, क्योंकि उसका ये अचानक से हमला करने वाला प्लान सक्सेसफुल रहा और अब वो प्लान कर रहे हैं कि वो पूरे एरिया को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे और इस तरह से खत्म होता है ये इशू। अगले इशू का नाम है सिचुएशन होपलेस, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल के लिए आपको अभी 2-3 काम करने हैं। सबसे पहले तो इस वीडियो को उन अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि मार्वल, डीसी और बहुत सारे सुपर हीरोज के कंटेंट देखने के लिए रेडी रहते हैं। दूसरी बात यह कि अगर पहली बार आप इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको इसी तरह से पॉप कल्चर से रिलेटेड कंटेंट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बाकी ये वीडियो आपको कैसे लगी आप लाइक और डिसलाइक करके बता सकते हैं, और मेरे लिए कुछ सजेशन है तो वो भी कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको इसके अगले इशू यानी इशू नंबर 4 में। तब तक के लिए तथा खाए।